नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। असिस्टेंट प्रोफेसर एन के बिश्नोई क्लासेस में आपका स्वागत है। जो विद्यार्थी कक्षा 12 की परीक्षा दे चुके हैं, जिन्होंने CUET का एग्जाम भरा है, फॉर्म भरा है और जो CUET की तैयारी करते हैं, जिन्होंने डोमेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी ले रखा है, चाहे DU से लिया है या किसी अन्य स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लिया है, उनके लिए ज्योग्राफी का एक पेपर होगा। और हम ये प्रयास करते हैं कि ज्योग्राफी के पेपर में बच्चे के साथ हम कंट्रीब्यूट करें हमारा नॉलेज। तो आप सभी आइए और हम जिक्र करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बनने की संभावना है या कहाँ से प्रश्न आए और हम किस तरीके से पढ़े ज्योग्राफी को। और प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने CUET का फॉर्म नहीं भरा है वो भी यदि देख रहे हैं तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर दे रखा है CUET के सिलेबस में, ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर है, ये आगे आपके कहीं न कहीं काम आएगा, इसलिए आप इन क्लासों से जुड़िए। हम ये कोशिश करेंगे कि बच्चे तक मैक्सिमम नॉलेज पहुंचे। तो आपके प्यारे विद्यार्थियों, CUET के अंदर मानव भूगोल का एक बहुत बड़ा चैप्टर दे रखा है, मानव भूगोल का, और साथ ही साथ भारत के भूगोल का भी है, भारत के लोग। ये दोनों ही बुकें हैं आपकी जो सीनियर के अंदर आपने पढ़ी है। हालांकि स्टैंडर्ड आपका सीनियर लेवल का ही रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि 101% या 100 के 100% प्रश्न है वो इसी बुक से आए। कुछ आसपास के एनवायरनमेंट से, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आज हम 15-20 मिनट तक सिंपल सा मानव भूगोल पर चर्चा करेंगे। तो जो पहला आपका जो टॉपिक दे रखा है, मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र, प्रकृति और विषय क्षेत्र पर हम चर्चा करेंगे। यहां से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, प्रकृति और विषय क्षेत्र। ध्यान रखना, प्रकृति के साथ साथ किताब ने परिभाषा एक चैप्टर दे रखा है और परिभाषा का प्रश्न भी आ सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ह्यूमन ज्योग्राफी की 3 परिभाषाएं ध्यान रखनी है जो आपकी बुक के अंदर दी हुई है। एक तो दी हुई है रेडज़ेल की परिभाषा, रेडज़ेल को याद रखना, एक सैंपल की परिभाषा को याद रखना और एक ब्लास की परिभाषा को याद रखना। तीनों परिभाषाओं को याद रखना है। और हाँ, इसका प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि ब्लास ने कौन सी परिभाषा दी, फिर नीचे 4 विकल्प नहीं बनाए जाएंगे। परिभाषा आएगी और नीचे विकल्प आएगा। जैसे पूछ ले कि मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल का अध्ययन है, उप परिभाषा किसकी है, उसमें फिर रेडज़ेल आ जाए, सैंपल आ जाए, ब्लास आ जाए, हंटिंगटन आ जाए, तो हमें रेडज़ेल सेलेक्ट करना है। या फिर पूछ ले कि मानव भूगोल है स्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के बीच क्रियाशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने दिया, तो फिर अपन को सैंपल राइट करना है। तो करेक्ट हो गया। 3 प्रश्न आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, 3 परिभाषाएं याद रखनी, रेडज़ेल, सैंपल और ब्लास। अब यहां से बाहर से क्या प्रश्न आ सकता है? एक प्रश्न आ सकता है, मानव भूगोल का जनक किसको कहते हैं या किसको कहा गया है, तो उस समय आपको याद रखना मानव भूगोल का जनक कहा गया है रेडज़ेल को। एक बार से ये प्रश्न आ सकता है कि रेडज़ेल ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो याद रखना एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्लियर? या यूं पूछा जा सकता है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी, तो वो लिखी रेडज़ेल ने। सैंपल ने पर्यावरण के मानव पर प्रभाव, इन्फ्लुएंसेस ऑफ एनवायरनमेंट इन ह्यूमन लाइफ, तो सैंपल की जो किताब है वो पर्यावरण के मानव पर प्रभाव है। ब्लास की पुस्तक आपकी किताब में लिखी हुई है नहीं, इसलिए कम ही संभावना बनती है। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इसकी किताब है, तो एक तो इसकी बुकों का हो गया और जनक का हो गया। तो परिभाषा, बुक और जनक, ये 4 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद इसकी प्रकृति का आपकी किताब में एक चैप्टर दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, और मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर मानव पर्यावरण संबंधों की बात कही है। अब यहां से प्रश्न क्या बनेंगे, देखो, मानव पर्यावरण संबंधों में 3 विचारधाराएं अपनी किताब में है।
आपको उस विचारधारा से रिलेटेड प्रश्न ध्यान रखने हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा मानव पर्यावरण संबंधों पर आधारित नहीं है। तो पहले तो हम 3 विचारधाराएं देख ले, वो 3 विचारधाराएं कौन सी है। नंबर 1 नियतिवाद, याद रखना इसे निश्चयवाद भी कहते हैं। निश्चयवाद। दूसरा संभववाद, संभववाद। और तीसरा नवनिश्चयवाद। ये 3 चीजें। और इसके लिए एक शब्द और यूज होता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद। ये भी पूछा जा सकता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद। इससे भी हटकर की एक चीज और है, इन दोनों के लिए अलग अलग शब्द है। अब देखो इनमें भी प्रश्न बढ़ सकते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद कौन सा है? नवनिश्चयवाद है, संभववाद है, नियतिवाद है। या ऐसे पूछ ले नियतिवाद की परिभाषा, या वो अभी अपन जिक्र करेंगे उसका। इनके लिए एक शब्द होता है नियतिवाद का, मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण, ये इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है। ये एक टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है। और इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण, ये दोनों चीजें याद रखना। संभववाद के लिए प्रकृति का मानवीकरण और नियतिवाद के लिए मानव का प्रकृति। चलो इनसे पहले अपन थोड़ा शॉर्ट में सोच लें। नियतिवाद निश्चयवाद क्या है? देखो ये एक प्रकार की विचारधारा है। इसको मानने वाले लोग ये कहते हैं कि प्रकृति का मानव पर प्रभाव है। या अपन को कोई लंबी चौड़ी कहानी याद नहीं रखनी, प्रकृति का मानव पर प्रभाव है। ऐसा प्रश्न पूछ ले कि प्रकृति को प्रभावशाली मानने वाली विचारधारा कौन सी है, या कौन सी विचारधारा प्रकृति के मानव पर प्रभावों का वर्णन करती है, या कौन सी विचारधारा प्रकृति को प्रभावशाली मानती है, तो उस समय आपका नियतिवाद या निश्चयवाद प्रश्न सही जाएगा। कौन सी विचारधारा मानव का प्रकृतिकरण करती है, तो उस समय आपका नियतिवाद जाएगा। संभववाद क्या कहता है? संभववाद कहता है कि मानव के ज्ञान और बुद्धि प्रकृति पर प्रभावशाली है, यानी मानव है वो प्रकृति पर प्रभावशाली है। और इसके लिए शब्द यूज किया जाता है प्रकृति का मानवीकरण, यानी मानव प्रकृति को अपने अनुरूप डाल लेता है। एक है नवनिश्चयवाद। इसका क्या प्रश्न बनेगा? एक तो ये किसने दिया, इसका एक प्रश्न ये बनेगा। तो किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने दिया। इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्दावली है, जैसे रुको व जाओ। देखो ये विचारधारा इन दोनों की मध्य मार्गी है। कई बार ऐसे मिलान कहा जाए, मानव का प्रकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण, रुको और जाओ ने रुको और जाओ, और फिर आगे दे दिया निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद और संभववाद, और उसके मिलान करने का दे दिया। ये इससे रिलेटेड है। ये क्या कहती है कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मानव को विवेक के अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए। अत्यधिक दोहन विनाश की ओर ले जाएगा, और नियतिवाद का अनुसरण करके विकास से पीछे रह जाओगे। ये विचारधारा है निश्चयवाद की। ग्रिफिथ टेलर नवनिश्चयवाद की। ग्रिफिथ टेलर प्रश्न बनता है, रुको और जाओ नियतिवाद प्रश्न बनता है। ये जो है ना, ये प्रकृति को चौराहे की रोड लाइट मानती है। चौराहे की रोड लाइट का उदाहरण किससे संबंधित है? तो ये है वो नवनियतिवाद से। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? ये तीनों जो मानव और पर्यावरण संबंधों की विचारधारा है, उनसे रिलेटेड चैप्टर था। उसके बाद जो आपका अगला चैप्टर आएगा वो आएगा मानव भूगोल के विषय क्षेत्र से रिलेटेड। अब यहां एक प्रश्न बनेगा। आपको पता होगा जब आपने सीनियर के अंदर ज्योग्राफी पढ़ी थी, ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी में आपने एक चैप्टर पढ़ा था समय के गलियारों से मानव भूगोल। मैं आपको फिर नोट करवा देता हूं। यहां आपको फिर क्या याद रखना है, कुछ चीजें मैं बोर्ड पे आपको बता दूंगा, कुछ चीजें आपको ध्यान रखना। एक आपको इंडेक्स दी हुई होगी, आप अपनी किताब को उठा करके देख लीजिए। उस इंडेक्स के अंदर एक तरफ टाइम पीरियड लिखा होगा, उपनिवेशवाद का युग, साम्राज्यवाद का युग,
अंतर विश्व युद्ध की अवधि, विश्व युद्ध के बाद की अवधि, वर्तमान, इस तरीके से टाइम पीरियड बनाया होगा। उसके बाद जो उसका उपागम था कि उस उपागम यानी उस अवधि के दौरान ह्यूमन ज्योग्राफी का ट्रेंड क्या रहा, तो आपको वो ध्यान रखना है। एक तरफ समय ध्यान रखना है और एक तरफ उपागम ध्यान रखना है। यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि किस समय का किस उपागम के साथ रिलेशन था। तो वो सारणी में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, समय और उपागम। सारणी सब बच्चों के पास बुक होगी, अपनी बुक से आप सारणी नोट कर लेना। एक 1970 के दशक का जो टाइम पीरियड आएगा उसमें जैसे लिखा होगा 1970 का दशक, और उपागम के अंदर 3 विचारधाराएं लिखी होगी। वहां से एक प्रश्न बनने की संभावना है। 3 विचारधारा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। 1970 के दशक में 3 विचारधाराएं। 3 विचारधाराएं कौन कौन सी आई? वो ये विचारधारा नहीं है, क्या है वो विचारधारा अलग है। एक तो है व्यवहारवादी, एक है कल्याणपरक और एक है रेडिकल या आमूलवादी। ये चीज याद रखना कि 1970 के दशक में कौन सी विचारधाराएं आई? व्यवहारवादी, कल्याणपरक और रेडिकल। फिर ऐसे दे देता है इन्हीं में से कौन सी 1970 के दशक में नहीं आई? व्यवहारवादी, कल्याणपरक, रेडिकल, मात्रात्मक क्रांति एक शब्द आ जाए तो वो मात्रात्मक क्रांति है, वो पहले हो जाएगी। एक प्रश्न इसका और बनता है कि मात्रात्मक क्रांति के विरुद्ध पंथी विचारधारा कौन सी है? ये तीनों ही मात्रात्मक क्रांति के विरुद्ध आई थी। अब आप पूछो मात्रात्मक क्रांति क्या है, तो इतना अपन को गहरा नहीं जाना है। 1950 के दशक के अंदर भूगोल का एक नया ट्रेंड आया जिसमें आंकड़ों पर आधारित अध्ययन किया गया। मैक्सिमम अध्ययन है वो आंकड़ों पर आधारित होगा, तो ज्योग्राफरों ने उस ट्रेंड को कह दिया मात्रात्मक क्रांति। और मात्रात्मक क्रांति ने भूगोल को एक नीरस सब्जेक्ट बना दिया। और उस मात्रात्मक क्रांति के अगेंस्ट जो लोग आए ज्योग्राफर, उन ज्योग्राफरों ने जो विचारधाराएं दी वो ये विचारधारा थी। इसलिए एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि मात्रात्मक क्रांति के विरुद्ध खड़ी हुई विचारधाराएं कौन सी है या उनमें से कौन सी नहीं थी। तो ये 3 आपको ध्यान रखना, व्यवहारवादी, कल्याणपरक, रेडिकल और आमूलवादी। ये हो गया 1970 के दशक वाला। एक प्रश्न ये इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद पहली इकाई का यानी प्रकृति और विषय क्षेत्र का जो लास्ट आपका प्रश्न बनता है वो प्रश्न बड़ा गजब का है। हालांकि उसको मैं आपको केवल बताऊंगा बोर्ड पे। आप अपनी नोटबुक के अंदर जो अंतिम जो इंडेक्स है, बुक की अंतिम इंडेक्स है जिसमें मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र लिखे हुए हैं, क्षेत्र और उपक्षेत्र, इसको आप बढ़िया तरीके से तैयार करना है। यहां से अच्छा प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले तो कौन से मान, एक ये ध्यान रखना कि कौन क्षेत्र है और कौन उपक्षेत्र है। जैसे राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्र है यानी एक शाखा है, फिर उसका उपक्षेत्र आगे आएगा, जैसे निर्वाचन भूगोल आ गया, वो इसका उपक्षेत्र है। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल का एक क्षेत्र है यानी शाखा है, फिर उसके अंदर उपक्षेत्र है, जैसे संसाधन भूगोल आ गया, खनिज आ गया आदि। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि मानव भूगोल के क्षेत्र कौन से, उपक्षेत्र कौन से, फिर इसमें मिलान का आ सकता है, ये भी ध्यान रखना। कैसे आया कि एक तरफ दे दिया सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, इस तरीके से दे दिया, और फिर आगे है वो एक शाखा राजनीतिक भूगोल की लिख दी, एक है वो सामाजिक भूगोल की लिख दी, एक आर्थिक भूगोल की लिख दी और एक किसी दूसरे की लिख दी, और फिर आपको कह दिया मिलान। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स को पूरा पूरा समझना है, इस इंडेक्स को पूरा पूरा समझना है। इस इंडेक्स के अंदर 3 पार्ट है, तीसरा पार्ट कम्पेटेबल है, तीसरा पार्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तीसरा पार्ट क्या है मैं आपको और बता दूं, क्षेत्र, उपक्षेत्र, और अगला है अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। तो हालांकि ये चीज तो बहुत जल्दी निकल ही जाती है, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, फिर भी हमें प्रश्न के लिहाज से तो ध्यान रखना ही है। अब जैसे क्षेत्र हो गया आपका सामाजिक भूगोल, फिर उसका कोई उपक्षेत्र देंगे, और उसके बाद में उसका किस सोशल साइंसेस के साथ संबंध है। जैसे जाति भूगोल दे दिया, हालांकि जाति भूगोल तो वर्ग भूगोल होता है, और फिर उसका दे दिया समाज शास्त्र के साथ रिलेशन, तो सामाजिक भूगोल का किसके साथ संबंध हो गया, समाज शास्त्र के साथ हो गया। यदि आर्थिक भूगोल दिया है और आर्थिक भूगोल के अंदर
खनिज का दे दिया या संसाधन का दे दिया, तो उसका है वो अन्य की सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध होगा, ऐसा पूछा जा सकता है। लेकिन यहां जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी वो क्षेत्र और उप क्षेत्र की रहेगी, विशेष करके राजनीति की ध्यान रखना, राजनीति के। तो ये आपका हो गया मानव भूगोल की प्रकृति और विशेष क्षेत्र। इससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। बाकी आपको किसी पाठ की गहराई में जाने का जरूरत नहीं है, आप सतही चीजें बहुत ज्यादा आराम से देखें और इसके जो पीछे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको आप जरूर पढ़ें। पीछे जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न निकाले गए हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं उनको भी आप अच्छी तरीके से नोट करें। ये आपकी पहली क्लास होगी। हमें आशा है कि ये कारवा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आपके जो भी सगे संबंधी मित्र है आप उन तक ये क्लासें पहुंचाएं। और केवल यही नहीं कि ये सीयूईटी के लिए, बल्कि ये ह्यूमन ज्योग्राफी का एक चैप्टर भी है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे भी इसे जरूर पढ़े।